नमस्कार दोस्तों, जीएस आचार्य यूट्यूब चैनल पर मैं मंगलदीप ओझा दिल्ली मुखर्जी नगर से आप लोगों का एक बार फिर स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे अंग्रेजी काल में बिहार में प्रशासन का विकास। ठीक है, तो प्रशासन का विकास। यहां पर एक आपको हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहेंगे। आप जैसा कि जानते होंगे कि 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध होता है और उस युद्ध के साथ ही कंपनी जो है भारत में एक व्यापारिक शक्ति से राजनीतिक शक्ति में बदल जाती है और वो कुछ दिनों तक इनडायरेक्ट नवाब बनाने का काम करती है। कंट्रोल तो उसी के पास रहता है, वो चाहती तो खुद भी शासन कर सकती थी प्रत्यक्ष रूप से, किंतु वो इनडायरेक्ट कुछ वजहों से चॉइस करती है। किंतु उसके बाद 1764 में बिहार में ही स्थित बक्सर में एक महत्वपूर्ण युद्ध होता है, जिसमें उसने उस समय के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और उस समय का बंगाल का जो निर्वासित नवाब था मीर कासिम, इन तीनों के गठबंधन को कंपनी के सेना द्वारा पराजित किया जाता है। और उसके बाद 1765 ईस्वी में इलाहाबाद में 2 संधियां की जाती है और उसमें से एक संधि जो मुगल सम्राट के साथ की जाती है, उसके द्वारा कंपनी को दीवानी अधिकार मिल जाते हैं। और दीवानी अधिकार से यहाँ तात्पर्य है राजस्व वसूली का अधिकार। ठीक है, तो यहाँ तक एक कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन रहा और कंपनी इस तरह से वहाँ से अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका में आती है, यानी राजनीतिक और प्रशासनिक शक्ति के रूप में। और कंपनी राजस्व वसूली के अधिकार के साथ ही 1765 ईस्वी में एक क्लाइव के द्वारा शासन की एक नई प्रणाली का इजाद किया जाता है, जिसका नाम है द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन प्रणाली में क्या होता है कि वास्तविक जो शक्ति है वो तो गवर्नर के पास हाथ में होती है, नाम मात्र के प्रमुख जो होते हैं वो नवाब होते हैं। अब हम आइए इसके अंतर्गत जो बिहार में शासन का विकास क्रम है उसको हम देखते हैं। तो 1765 ईस्वी में पहला तो यही है कि दीवानी अधिकार जब मिलता है तो बिहार का भी दीवानी अधिकार कंपनी को मिलता है। तो दीवानी अधिकार कंपनी को बिहार का भी मिलता है। ठीक है, तो पहला तो इन्फॉर्मेशन ये रहा। उसके बाद 1769 ईस्वी में कंपनी प्रशासन को अपने और अच्छा संगठित करने हेतु एक अंग्रेज निरीक्षक का नियुक्ति करती है। तो 1769 ईस्वी में अंग्रेज निरीक्षक का नियुक्ति होता है। ठीक है, यह जो है कंपनी का एक प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी होता है। उसके बाद 1770 ईस्वी में कंपनी द्वारा बिहार परिषद का गठन किया जाता है। बिहार परिषद का गठन किया जाता है। तो धीरे धीरे आप देखिएगा कि एक विकास का क्रम आपको देखने को मिलता है। उसके बाद 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आता है और यह जो एक्ट है इसके द्वारा ब्रिटिश जो ब्रिटेन है वहाँ पर स्थित ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कंपनी पर नियंत्रण का पहला प्रयास किया जाता है। और इसी के तहत बिहार में भी एक संस्था का गठन होता है जिसका नाम है प्रांतीय सभा। तो 1774 ईस्वी में जो विकास होता है प्रशासन में वो होता है प्रांतीय सभा का गठन, हम देखते हैं। उसके बाद 1906 ईस्वी में प्रथम बार बिहार के जो प्रमुख बुद्धिजीवी होते हैं, नेता होते हैं, वो देखते हैं कि हमें वहाँ के, चूँकि बिहार जो है, यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको कि उस समय तक बंगाल का भाग हुआ करता था, कोई पृथक प्रांत नहीं होता था। तो बिहार के जो लीडर होते हैं वो देखते हैं कि वहाँ के राजनीतिक, प्रशासनिक, शैक्षणिक चीज़ों में भागीदारी बिहारियों को कम है। तो वो पहली बार 1906 ईस्वी में बिहार को एक पृथक राज्य का दर्जा देने हेतु मांग करते हैं। तो 1906 में प्रथम बार पृथक प्रांत का मांग होता है। यह पृथक प्रांत क्या होगा? बिहार। ठीक है, 1911 ईस्वी में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया जाता है। ठीक है, और उस दरबार में 2 चीज़ें होती है। राष्ट्रीय स्तर पे जो चीज़ होती है वो होता है जो करजन के द्वारा 1905 में बंगाल विभाजन किया गया है उसको रद्द किया जाता है। और दूसरा जो होता है उस समय एक और चीज़ होता है कि बिहार नामक एक नए प्रांत के गठन की घोषणा की जाती है। तो 1911 में जो यह मांग थी उसको अंग्रेज मान लेते हैं और बिहार प्रांत का जो नया प्रांत था गठन का घोषणा होता है।
यहाँ पर केवल घोषणा होता है। ठीक है। 1912 ईस्वी में अप्रैल में औपचारिक रूप से यानी ऑफिशियल जिसे हम कह सकते हैं उसको बिहार का गठन कर दिया जाता है। तो 1912 में बिहार राज्य औपचारिक रूप से गठित होता है। यह क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि इनमें से किन वर्षों में बिहार का गठन हुआ था। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो आप देखेंगे उसमें ऑप्शन कई होते हैं, 1912 होता है, 1936 होता है, 2000 होता है, तो उसमें सही ऑप्शन 1912 है। उसके बाद 1916 ईस्वी में पटना हाई कोर्ट का स्थापना होता है। ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पटना हाई कोर्ट कब स्थापित हुआ, तो 1916 ईस्वी में। उसके बाद 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम आता है, जैसा कि आप जानते होंगे। इसका लोकप्रिय नाम जो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार है। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के तहत बिहार में इसके तहत एक जो महत्वपूर्ण फैक्ट हम देखते हैं वो है कि बिहार में पहली बार भारतीय गवर्नर नियुक्त होते हैं सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। तो 1919 के एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीय गवर्नर जो नियुक्त होते हैं वो है सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये एग्जाम में भी यह भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर में। उसके बाद 1936 का काल आता है, 1935 का भारत सरकार नियम फिर आता है और इसमें बिहार में जो एकल सदन व्यवस्था होती है उसे तब्दील करके द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ की जाती है। ठीक है। तो द्विसदनीय व्यवस्था आरंभ। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी तक तो पूछा नहीं गया है कि द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ बिहार में किस एक्ट के द्वारा हुआ। तो द्विसदनीय व्यवस्था का आरंभ होता है 1935 के एक्ट के द्वारा। ठीक है। 1936 ईस्वी में एक बार और एक महत्वपूर्ण घटना घटती है और इसमें इसी एक्ट के द्वारा 1935 के एक्ट के द्वारा उड़ीसा प्रांत का गठन किया जाता है, बिहार को विभाजित करके। तो उड़ीसा एक नया प्रांत बनता है बिहार से अलग होकर। ठीक है। उसके बाद 1935 के एक्ट के आधार पे ही प्रथम बार 1937 ईस्वी में इलेक्शन कराया जाता है और इस इलेक्शन के तहत जो सबसे बड़ी पार्टी उभर के आती है वो है कांग्रेस पार्टी। किंतु कांग्रेस पार्टी गवर्नर के सामने कुछ कंडीशन रखती है जो गवर्नर के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किए जाते हैं, जिसका कंडीशन ये होता है कि गवर्नर मंत्रिमंडल में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। गवर्नर प्रारंभ में ये बात तो नहीं मानते हैं किंतु बाद में मान लेते हैं। जब नहीं मानते हैं तो मोहम्मद यूनुस जो 2 नंबर के इंडिपेंडेंट पार्टी होती है, एक इंडिपेंडेंट पार्टी का नाम होता है, उस पार्टी के नेता होते हैं मोहम्मद यूनुस, उन पहला प्रधानमंत्री बनते हैं। यहाँ मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जो है, चूंकि उस समय मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री ही कहा जाता था, तो मोहम्मद यूनुस जो है प्रथम, आप अभी के समय के अनुसार कर सकते हैं, प्रथम मुख्यमंत्री बनते हैं 1937 के चुनाव में। किंतु जब गवर्नर मान लेते हैं कुछ दिन समय के बाद, चूंकि आप जानते होंगे कि ब्रिटिश को वहाँ पे लोकतंत्र का परिपक्वता इस समय आ चुका रहता है और ब्रिटिश कभी भी ये लाछन अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं होते हैं कि हम जब इंडिया को सभ्य बना रहे हैं तो हम वहाँ डेमोक्रेसी करेंगे और यहाँ किसी तरह से। और इस समय सबसे बड़ी बात है कि भारत में राष्ट्रवाद धीरे धीरे अपने परिपक्व की सर्वोच्चता की ओर बढ़ रहा होता है। तो उस समय इतनी राजनीतिक चेतना है कि इस तरह से ब्रिटिशों की आलोचना की जाएगी। तो अंत में गवर्नर को मानना पड़ता है कि हम मंत्रिमंडल में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और तब जाके मोहम्मद यूनुस रिजाइन करते हैं और श्री कृष्ण सिंह मुख्यमंत्री बनते हैं और ये कांग्रेस के लीडर होते हैं। ठीक है। तो 1937 के चुनाव के दौरान 2 सीएम देखने को मिलता है, पहला मोहम्मद यूनुस जो इंडिपेंडेंट पार्टी के मुखिया होते हैं और दूसरा श्री कृष्ण सिंह जो कांग्रेस पार्टी के लीडर होते हैं। ठीक है। इसके बाद 1947 का साल आता है और 1947 के साल में देश आज़ाद हो जाता है और इस समय बिहार के जो मुख्यमंत्री बनते हैं वो फिर से एक बार श्री कृष्ण सिंह बनते हैं। और यहाँ पे एक और फैक्ट आप याद कर लीजिए कि इस समय जो बिहार के प्रथम राज्यपाल बनते हैं वो हैं जयराम दास दौलत राम। जयराम दास
दौलत राम, ये बिहार के प्रथम गवर्नर, आज़ाद भारत में बिहार के प्रथम गवर्नर होते हैं, जयराम दास दौलत राम। और अंत में 26 जनवरी 1950 को संविधान हमारा लागू होता है और भारत के संघ के एक इकाई के रूप में बिहार जो है शामिल हो जाता है। तो बिहार भारत संघ का एक इकाई यानी राज्य के रूप में शामिल हो जाता है। तो यह बिहार में प्रशासनिक विकास का हम चैप्टर देखें तो इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, आगे भी पूछे जाएंगे। आप इस चैप्टर को बढ़िया से तैयार करें और इससे आने वाले क्वेश्चन प्राय फैक्चुअल ही होते हैं, और फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आप गलत करते हैं तो आपकी सिलेक्शन की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन आपके माफी योग्य नहीं होते हैं। ये जिस लड़के का सिलेक्शन होता है वो सभी लड़के करके आते हैं। तो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप अपने सिलेक्शन से बाहर जा रहे हैं। तो ऐसे सब चैप्टर से आने वाले क्वेश्चन में अगर आप गलत कर रहे हैं तो माफ़ी लायक नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।